हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड अड्डा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज कक्षा 10 के रासायनिक विज्ञान का पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो सीरीज़ चलाई गई है, इस सीरीज़ को हमने नाम दिया है रामबाण सीरीज। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और इसका जो भी पर्पज़ है वो है आपके लिए कम समय में पूरे लेसन का रिवीजन करवाना। रिवीजन आप जिस तरीके से करेंगे तो उससे आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं केवल उन्हीं चीज़ों के फैक्टों के बारे में आपको बताया गया है। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग लेसन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा लेसन जो है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसे गुण जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है या जिससे नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया में भी दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। यानी जिनको मिलाकर ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक। ठीक है। इसके बाद उत्पाद क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ जो जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी है, दो प्रकार की होती है, एक तो रासायनिक अभिक्रिया, एक भौतिक अभिक्रिया। तो भौतिक अभिक्रिया हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस चैप्टर में हमें केवल रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जो पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है, वो जो उत्पाद होता है उस अभिकारक होते हैं उससे भिन्न बनता है। लेकिन जो भौतिक अभिक्रिया होती है उसमें वही चीज़ जो होती है, वो जो चीज़ होती है वही चीज़ दोबारा से बनती है। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। जैसे भोजन का पाचन, जैसे जो भी हम भोजन करते हैं उसमें जो भी पाचन होता है वो हमारा रासायनिक क्रिया में होता है। श्वसन होता है, जैसे श्वसन होता है तो सांस हम लेते हैं O2, लेकिन इसमें जो बदल जाती है वो CO2। हम जैसे ही छोड़ते हैं सांस तो CO2 छोड़ते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लग जाएगी, तो लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी रासायनिक क्रिया है। दही बनना, यानी दूध से दही बनना, ये भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। तो क्या क्या चीज़ें रासायनिक अभिक्रिया में होती हैं? पहले तो अवस्था में परिवर्तन, यानी अगर वो ठोस अवस्था में तो हो सकता है कि द्रव अवस्था में बदले, सीधी बात, उनका अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, इसके रंग में भी परिवर्तन होता है। तीसरा, इसके तापमान में परिवर्तन होता है। चौथा, इसमें गैस का उत्सर्जन होता है। मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें कोई ना कोई गैस जरूर निकलती है। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, मतलब किस तरीके से हम रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, एक तरफ होता है हमारा अभिकारक और दूसरी तरफ इससे बनता है उत्पाद। क्या बनता है? उत्पाद। एक तरफ होता है अभिकारक, दूसरी तरफ होता है उत्पाद। इस जो अभिकारक होता है इसे बोलते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और जो उत्पाद होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड, मतलब हमारे राइट हैंड की साइड रहता है, और अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड की साइड रहता है। जैसे इसमें हमने एक सॉल्वेंट लिया, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल हमने लिया, इन दोनों को मिलाया तो ये दोनों जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों अभिकारक हैं। इससे जो बना वो बना जिंक सल्फेट, और इसमें से हाइड्रोजन एक गैस निकली है। तो ये हमारा क्या हो गया? उत्पाद। यहीं इसको हम जैसे ही हमने समीकरण में प्रदर्शित किया तो समीकरण में हमने जिंक का जो प्रतीक होता है वो Zn होता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 होता है, और इससे जो निर्माण हुआ है वो हुआ है ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट और H2 गैस निकली है। ठीक है। तो चलो इससे आगे और बढ़ते हैं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण होता क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया जिन रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है वह रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। यानी जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले तत्वों का प्रतीक लिखते हैं। तत्वों के प्रतीक के बाद जो भी अभिकारक या उत्पाद होते हैं उनके हम रासायनिक सूत्र भी लिखते हैं। ठीक है। उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यकता, रासायनिक अभिक्रिया में किस किस चीज़ों की आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं? जैसे ताप हुआ, दाब हुआ, उत्प्रेरक हुआ आदि को तीर के
निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, यानी जो ताप हुआ या दाब हुआ या उत्प्रेरक जो भी चीज़ें होती हैं वो तीर जो हम एरो लगाते हैं, एरो के जस्ट ऊपर लिखा जाता है। इस तरीके का हम जो एरो लगाते हैं, इधर हमने अगर तापते हैं तो ताप लिखेंगे, इस तरीके से उसको लिखा जाता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, हम किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक तो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ना तो उसमें द्रव्यमान का क्या होता है, ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है। मतलब सीधी सी बात है कि जितना द्रव्यमान होगा उतना ही द्रव्यमान रहता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले, जो रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या की समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब अगर इस तरफ CO2 है, अगर इस तरफ CO2 है तो इस बराबर इस साइड भी CO2 ही होना चाहिए। यानी जितने तत्व इस तरह इस पहली तरफ अभिकारक में होंगे उतने ही परमाणु संख्या उत्पाद में भी होगी। अब देखिए इसको संतुलित करने की विधि कैसे होती है, तो चरण संतुलित करना कैसे हम संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले जैसे रासायनिक समीकरण लिखें, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जैसे Fe लिखा हमने तो इसके चारों ओर बॉक्स बना दिया, प्लस इससे H2O मतलब जल से अभिक्रिया करवाई इसकी, तो फिर हम एरो लगाएंगे। इससे बने क्या है FeO3 प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस निकली। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर Fe है तो इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, Fe के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और साथ ही साथ जैसे जैसे ही हमारे H2 है तो इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो देखिए इसकी एक चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, यानी अभिकारक में जितनी भी परमाणुओं की संख्या उसको लिखेंगे। तो देखो जैसे हमने देखा Fe, तो Fe केवल एक है तो एक लिखा, H के आगे 2 है तो H2 है तो 2 लिख दिया, O अकेला है तो O 1 लिया। अब देखिए इसके बाद हमने देखा उत्पाद में, तो उत्पाद में देखा Fe, तो Fe इधर देखो 2 Fe2 हो गया, कितने हैं 2 हैं। और H कितने, H भी 2 है। और O इसमें 4 है। तो देखो इसके बाद हमने क्या देखा, जब इसको सबसे पहले हम देखेंगे तो चरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके अभिकारक परमाणु संख्या लिख ली। इसके बाद सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करते हैं। मतलब अगर 4 Fe हैं तो 4 को संतुलित करना है। अगर इस साइड 2 Fe हैं, अगर इस साइड 2 Fe हैं, इधर 1 है, तो अगर इसमें इस Fe वाले में 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर, जैसे हमारा एक मान के चलो C है और फिर हमने इसमें CO2 लगाया तो बराबर बना CO2। तो इस साइड देखा हमने, इधर C 1 है, इधर भी C 1 है, O इधर 2 है, इधर भी 2 है। लेकिन दोनों साइड अगर बराबर है तो हमें किसी को भी संतुलित करना नहीं है। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो हम उसके गुणांक मतलब गुणा करके उसको संतुलित करते हैं। सभी तत्वों के परमाणुओं के चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। मतलब सभी को इस साइड अगर 3 का गुणा कर दिया तो इस साइड भी हमें 3 का गुणा करना होता है। तो इस तरीके से हम इसको परमाणुओं को संतुलित कर सकते हैं। यानी सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक के दोनों ओर समान होती है। मतलब अभिकारक में और अभिकारक एवं उत्पाद में दोनों में परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था लिखनी चाहिए। अगर जैसे अभिकारक में अगर ठोस है तो H सॉलिड, द्रव है तो L लिक्विड, और गैसीय अवस्था में तो G, और अगर जलीय विलयन है तो उसे एक्वायर्ड AQ से प्रदर्शित कर दें। जैसे इधर Fe एक सॉलिड, Fe मतलब आयरन एक सॉलिड है, प्लस 4 H2O एक मतलब गैस, O2 क्या है गैस, इससे जो बना है Fe2O3, तो ये सॉलिड है और हाइड्रोजन एक गैस है। इससे इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे हमने Fe को सॉलिड से प्रदर्शित किया, H2O को गैस से प्रदर्शित किया, साथ ही Fe2O3 को सॉलिड से, और हाइड्रोजन एक गैस है तो S से प्रदर्शित किया। इसके बाद अगला चरण क्या होगा, तो कुछ चरण आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तो जो भी अभिक्रिया होती है उसमें उसको जैसे ताप अगर है तो ताप को ऊपर लिख देंगे, दाब को तो इसके तीर के ऊपर हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं आगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कैसे होते हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया जो होती है वो होती है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी होती है, संयोजन अभिक्रिया। तो क्या होती है संयोजन अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो देखो संयोजन का मतलब होता है मिलना। यानी जब दो चीज़ें मिलकर किसी एक चीज़ का निर्माण करती हैं तो वो वहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन। इसको हम एक फॉर्मूले से याद रखते हैं, A प्लस बी। तो A प्लस बी यानी दो को मिलाकर एक उत्पाद बनेगा C।
तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण से हम समझते हैं इसको, जैसे कोयले का दहन। तो कोयला में कौन सा, एक तो होता है कार्बन और इसमें O2 मतलब ऑक्सीजन गैस मिल जाती है, तो इससे एक उत्पाद बनता है जिसको हम कहते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से जल का निर्माण कैसे होता है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन गैस मिल जाती है, तो इससे एक उत्पाद बनता है जिसे हम कहते हैं H2O यानी जल। ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे CaO यानी CO प्लस H2O यानी CaO और प्लस H2O मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को H2O मतलब जल से अभिक्रिया करवाते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमारा बनता है CaOH का होल ट्वाइस। तो ये बनता है, देखो ये है बिना बुझा हुआ चूना, और जैसे ही इसको जल के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो ये बन जाता है बुझा हुआ चूना। और आपने देखा होगा घरों में जब बिना बुझा चूना लाते हैं, उसमें जैसे ही पानी डालते हैं तो एक टेम्परेचर यानी ताप वो गर्म होने लगता है। तो यही बिना बुझा हुए चूने में जब जल को मिला दिया जाते हैं तो वो बुझा हुआ चूना बन जाते हैं, जिसे अपन लोग कलई कहते हैं ना, वही बिना बुझा हुआ चूना है। इसके बाद दूसरी जो अभिक्रिया होती है वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी जिन अभिक्रियाओं में